हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए आज क्लास 10th का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन आंसर नहीं है इसका डिटेल अभी पढ़ रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अभी तो इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 होने वाला, लेक्चर नंबर 1 जो हम लोग कर लिए थे कल, और लेक्चर नंबर 2 आपने देखिए। इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होने जाने वाला है। तो इसको जो है पूरा अच्छे से क्लियर कीजिए आप लोग। और इसका बाद लेक्चर नंबर 3 में क्या होगा, इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, जो लघु उत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर होगा। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर, मतलब 3-4 वीडियो में एक चैप्टर क्लियर होगा। और अभी यदि 1 शॉट वीडियो जो आने वाला उसमें एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए चलिए इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। और क्या है, इसमें जो इजी टू लर्न चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिलते रहे और आप टाइम पे तैयारी करके एक अच्छे से अच्छे मार्क्स क्लास जो 10th का जो है 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला, उसमें एक अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सकें। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 में यहाँ तक हो गया था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में क्या, जर्मनी का एकीकरण। लेक्चर नंबर 1 में हो गया था तो इटली का एकीकरण, इसमें जर्मनी का एकीकरण करने वाला। जैसे जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व क्या क्या था, क्या बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व क्या क्या था। तो जर्मनी जो था ना 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। जर्मनी किसमें, 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। उसके बाद है कि उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक, क्या लिखा, कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। उत्तरी जर्मनी क्या था, प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। उसके बाद है राष्ट्रीयवाद के भावना का अभाव था। वहाँ जो है ना राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति उतना लगाव नहीं था, अभाव था उसका, राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था, जिससे इसका एकीकरण में बाधक हो बना जा रहा था, इसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था। उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण में सहायक कौन कौन था, वो तो बाधक पढ़ लिया। उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन है। तो क्या लिखेंगे, 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। क्या, राइन राज्य संघ का निर्माण किया। उसके बाद 1834 में व्यापारियों द्वारा जालबेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया। किसमें, 1834 में व्यापारियों द्वारा, किसके द्वारा, व्यापारियों द्वारा 1834 में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया। उसके बाद है 3 नंबर पॉइंट में क्या करना था, इसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था की स्थापना किया। कब, शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा दोनों ने मिलकर ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था का स्थापना की। उसके बाद है कि ब्राइमर राज्य के येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। क्या था, वाइमर राज्य का येना, कौन सा, येना विश्वविद्यालय जो था राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। उसके बाद है मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून कालसवाद का आदेश, राष्ट्रीयता का भावना बढ़ गई। क्या है, मेटरनिक द्वारा जो दमनकारी कानून कालसवाद का आदेश से क्या हो गया, राष्ट्रीयता का भावना बढ़ गई। उसके बाद बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में, बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क कौन था, बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम का चांसलर था। कहाँ का, बिस्मार्क था प्रसा का शासक और विलियम का चांसलर था। कौन, बिस्मार्क, विलियम का चांसलर था। उसके बाद है बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि था। क्या था, जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि था। उसके बाद है बिस्मार्क हिगेल की विचारों के प्रभावित था। बिस्मार्क जो था हिगेल की विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क जो था हिगेल की विचारों से प्रभावित था। उसके बाद है कि बिस्मार्क रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करता था। किसके करता था, 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करता था, जिसमें प्रसा का नेतृत्व में क्या था, जिसमें प्रसा का नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं
किया जाना था, जिसमें क्या था कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था, उसी का विरोध कर रहा था ये। 1864 में क्या 1864 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, किसके साथ 1864 में किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में और डेनमार्क को पराजित किया, हरा दिया गया। उसके बाद 1866 में क्या किया, 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच सेडोवा युद्ध हुआ। 1866 में, याद रखना सेडोवा युद्ध कब हुआ, 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। उसके बाद है कि बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली से समझौता कर सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। किसने, बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली को से समझौता किया, किससे, फ्रांस और इटली से समझौता करके सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। किसको हरा दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। उसके बाद है 1870 में फ्रांस प्रशा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच किसका युद्ध हुआ, सेडान का युद्ध हुआ। उसके बाद नेक्स्ट को है 10 मई 1871 फ्रांस प्रशा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 10 मई, कब याद रखना, 10 मई 1871 में हुआ था फ्रांस में प्रशा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में, 10 मई 1871। पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट को इसको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। वह इतना ज़्यादा चल के इधर होते होते कब हो गया, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यूनान का साहित्य, अब पढ़ेंगे हम लोग यूनान के बारे में। यूनान का साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। यूनान के साहित्य विचार के लिए, दर्शन, कला, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूनान के क्या कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूनान तुर्की का साम्राज्य का अधीन था। यूनान जो था क्या था, तुर्की का साम्राज्य का अधीन था, उसका अधीन में। उसके बाद है तुर्की को यूरोप के का मरीज कहा जाता था। तुर्की को क्या कहा जाता था, तुर्की को यूनान का मरीज कहा जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि तुर्की को किसका मरीज कहा जाता, तो यूनान का मरीज कहा जाता था। उसके बाद है कि यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरिया एवं फिलायक नामक संस्था का स्थापना क्या हितेरिया एवं फिलायक नामक संस्था का स्थापना किया। और ओडेसा नामक स्थान पर की, कहाँ क्या हितेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना कहाँ पर किया, ओडेसा नामक स्थान पर किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलिंटी ने नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। कब, चिपसिलिंटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिससे इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तुर्की खिलाफ तथा यूनान के समर्थक के संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसके बाद है युद्ध में तुर्की तथा मिस्र की सेना बुरी तरह से पराजित हुआ। किसका, तुर्की तथा मिस्र की सेना बुरी तरह से मतलब हार गया। उसके बाद है कि 1829 में एड्रियानोपल की संधि तहत यूनान को क्या लिखा, स्वायत्तता दिया गया। क्या लिखा, स्वायत्तता दिया गया। उसके बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया, क्या बोलते हैं इसको, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब, 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि के लिए राष्ट्र यूनान को घोषित कर दिया गया। उसके बाद है बेवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट पेज में है कि हंगरी के बारे में पढ़ेंगे। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। हंगरी पर क्या था, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। जो ये था हंगरी की राजधानी क्या था, बुडापेस्ट था। हंगरी ने 1848 के आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया। उसके बाद 31 मई 1848 में हंगरी ने ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया।
थोड़ा सा पोलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर इसको ख़त्म। उसके बाद जो भी छूटा बड़ा है उसको, छूटा तो नहीं है, बस थोड़ा सा उसको क्या कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर के जो एक भी बिहार बोर्ड में एक भी नहीं छूटना चाहिए, उसको क्वेश्चन आंसर द्वारा कर लेंगे। इसमें बोर नहीं होना आप लोग को, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। लेक्चर नंबर दूसरे में तो क्या लिखा इसमें, जो पोलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। चलिए, पोलैंड पर रूस का प्रभुत्व था। उसके बाद 1830 में पोलैंड भी रूस के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, परंतु रूस का पोलैंड की विद्रोह को दबा दिया। बस यहाँ तक आपको लोग को समझ में आया होगा। जो समझ में आएगा ठीक है, नहीं आया ठीक है, इसको जब क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा उसको ध्यान से कर लीजिएगा आप लोग। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था क्लास। ये क्लास में जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर होते जा रहा है, इसलिए इस क्लास को भी आप लोग दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो आने वाली क्लास है उसको तो मतलब जो है ना, इसको बोलेंगे चीनी, उसको बोला जाता था जो ना, तो कंकड़ चीनी अलग, तो ये सब जो है इसमें सब मिला जुला था। और उसमें जो है ना एक अलग क्लास है उसके लिए, तो वैसे क्लास तो इधर फ्री में यूट्यूब पे कम ही लोग कराया जाता है, इसलिए उसको जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्लियर, और नोट्स भी साथ साथ बना लीजिएगा, ताकि जो है एग्ज़ाम के समय आप लोग को दिक्कत बिल्कुल ही ना हो। तो इस क्लास को अभी करते हैं समाप्त। और यदि ये मेरा वीडियो इसका 2 लेक्चर लिए यूरोप में राष्ट्रवाद, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो, इसका जो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए मैं आपके लिए और भी अच्छा तरीके से बनाने का प्रयास करूँगा। और इसको अच्छे से अच्छे क्लास ऑब्जेक्टिव अभी जो शुरुआत है, आप लोग देखिए चैनल पे क्या क्या होता है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। अगले क्लास के लिए आप लोग जल्दी आने वाला, जिसमें क्या होगा क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, और फिर साइंस में जो है फिजिक्स से स्टार्ट करके वो साइंस पूरा ख़त्म कराया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जितना भी मतलब किताब है सबको क्लियर कराया जाएगा। और मैथ का जो अलग से क्लास आएगा जिसमें क्या होगा कि सिर्फ बोर्ड रिलेटेड एग्ज़ाम रिलेटेड कराया जाएगा और सिलेबस को अलग। तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए। उसके लिए आप लोग को आभारी रहेंगे। इसलिए आज जो है क्लास इतना सा लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जो है इस क्लास को एंड तक देखें और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।